Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start our lecture number 66 and which is related to the chemical reactivity. और जब हम केमिकल रिएक्टिविटी की रिमेनिंग एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन को भी डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और आई थिंक अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, टोटल 18 क्वेश्चन है और आई थिंक 11 तक हमारे यहाँ पे इस लेक्चर में कंप्लीट होंगे। बच्चों अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएंगे, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए चैप्टर का पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हमने बात करनी है रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज एन अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है कि जब हमारे पास कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी रखेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हम दोनों कह सकते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब हमारे पास ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा या हम कहेंगे कि द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दैट इज रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जब भी किसी हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना होगा उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की नतीजे में जितनी भी एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद अब इसका रिलेशनशिप पढ़ना है, हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, ठीक है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन दैट द वैल्यू ऑफ इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात पता नहीं कितनी बार मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया जब हम ये चैप्टर को पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एन एलिमेंट्स दैट इज डिपेंड अपॉन दैट द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अगर लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हमारे पास ज्यादा जो है अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है व्हाई द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब हमने सिंपल सा रीजन देना है कि भी हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज क्यों करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्योंकि पीरियड्स जो है वो इंक्रीज कर पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दैट इज इंक्रीज नंबर 1 by 1, ठीक है। एक एलिमेंट के बाद दूसरा 1 2 3 4 5। तो अब क्या है, बिकॉज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। हाउ, कि किस तरह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो साइज के ऊपर और न्यूक्लियर किसके साइज के ऊपर, एटम के साइज के ऊपर और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स डिपेंड अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी, वही बात आ गई which is term depend upon the size and nuclear charge। उसके बाद पहले तो वो आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है, उसके बाद वो करती है साइज के ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम के ऊपर। अगर तो हमारे पास स्मॉल साइज होगा तो हायर न्यूक्लियर चार्ज है वह हायर आयनाइजेशन एनर्जी। देखो स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा स्प्रेड होगा टूवर्ड द एटम, टूवर्ड द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो इसी तरह से जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, हायर होगी। इन दिस वे द एटम हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी आर द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई द आयनाइजेशन energies of the alkaline earth metals are higher than the alkali metals, ठीक है। अल्कली मेटल्स में सोडियम आ जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम और कैल्शियम आ जाता है। अब उन्होंने दोनों तो मेटल है लेकिन वो कहते हैं कि भी ऐसा क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो हायर हैं एज कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स, बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत बार ये बात पढ़ चुके हैं, एंड विच टर्न डिपेंड अपॉन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। इसके अलावा ये डिपेंड करते हैं साइज के ऊपर और इसके अलावा न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, ठीक है। साइज आपको पता है, एटम का साइज और न्यूक्लियर चार्ज मैं आपको बता चुकी, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। स्मॉल साइज एटम विद हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब हमारे पास जो है एटम का स्मॉल साइज होगा, ठीक है, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा और उसकी आयनाइजेशन हायर होगी, ठीक है। इन दिस वे द एटम हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और उसके बाद लास्ट वन में
एक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1, ठीक है। एटॉमिक साइज 186 जो है वो हमारे पास पिकोमीटर, और आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलोजॉल पर मोल। उसके बाद अगर हम उसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, दैट आर द टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, ठीक है। पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड 2 आर द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन मैग्नीशियम, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। देन हमारे पास एटॉमिक साइज जो है दैट इज 160 पिकोमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, 1450 किलो जॉल पर मोल। अब आपको खुद ही पता चल गया है कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल से जो है वो क्या है, ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद और स्मॉल साइज है तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या हो रही हैं, ज्यादा हो रही है। अच्छा, उसके बाद वी नोटिस दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर। हम ये नोटिस करते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीशियम की हायर है, ठीक है, बट द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। लेकिन जो सेकेंड, अब जो पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है और उसके लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी वो तो ज्यादा थी, लेकिन अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा उसके लिए अभी हमें पहले से भी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और वाइवा में ये सवाल बच्चों से पूछा जाता है कि अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है तो क्या एट अ टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं? नहीं, एट अ टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और उसके बाद जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा विद डबल एनर्जी के साथ। डबल जो है उसको क्या चाहिए होगी, एनर्जी होगी उसको रिमूव करने के लिए। So it become very difficult to remove the second electron from the magnesium ion as a nuclear charge attract the remaining electron more strongly। अब ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्या हो जाता है कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए हायर एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है? सिंपल सा आंसर है, जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है तो अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और जब मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लेकर आने के लिए, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। और क्यों होगी? क्योंकि अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया है, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग हो गया है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, मोर जो है अट्रैक्शन के साथ इंक्रीज तो करने की, मतलब उसको बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्गली उसने हेल्ड कर लिया एज कम्पेयर टू द अदर वन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर देन द अल्कली मेटल। अगर हम देखें तो अल्कली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं एज कम्पेयर टू द मैग्नीशियम, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज की अगर बात करें तो यहाँ पे 496 और जबकि यहाँ पे 1450 किलो जॉल पर मोल है। ये कंपैरिजन भी है इसका, ठीक है। तो अपने इसको अच्छी तरह से करना, ये डायग्राम मस्त बनाएंगे तो उससे ये पता चलेगा एटॉमिक साइज के बारे में, जो कि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। द स्मॉल साइज होगा तो विद हायर न्यूक्लियर चार्ज होगा और विद हायर आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो इसका साइज हमारे पास 186 पिकोमीटर, यहाँ पे इसका एटॉमिक साइज हमारे पास कितना आ रहा है, 160। तो साफ पता चल रहा है कि मैग्नीशियम का साइज कम है एज कम्पेयर टू द सोडियम। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो वाई द सिल्वर एंड गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव। मतलब गोल्ड और सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं? सिंपल सी बात है, द रिएक्टिविटी जो है दैट इज डिपेंड अपॉन दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। रिएक्टिविटी डिपेंड ही करती है अगर कोई, तो यहाँ पे भी ये बात सबसे पहले लिखी है, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, 1 को, 2 को, 3 को। लेकिन जब गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्शन तभी करेंगे ना जब वो लूजिंग करेंगे, तो वो कर ही नहीं रहे। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट लूज देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इजिली। वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज नहीं होने देते, और यही वजह है कि दे आर द लीस्ट रिएक्टिव। और अगर कोई माइनर सा इसके ऊपर चेंज आता भी है तो वो आफ्टर द पॉलिश हम उसको कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अब रिएक्टिविटी क्या हो सकती है? जैसे अब हमने रस्टिंग ऑफ आयरन में पढ़ा था कि कंडीशन अप्लाई हो रही थी, दैट आर द डैन, स्टेन, वाटर एंड उसके बाद हवा, मतलब एयर का होना जरूरी है। अब ये किसी भी चीज को अपने इर्द गिर्द नहीं आने देता, इसी वजह से ये प्रीशियस मेटल भी हैं
और ये जो है लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, लास्ट लेक्चर जो है वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई द गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स, कि हम क्यों गोल्ड को इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स, बट अगर नहीं करते तो इसका रीजन क्या है। प्योर गोल्ड इज नॉट यूज फॉर, कैन नॉट जो है जो प्योर गोल्ड है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स बिकॉज इट इज टू सॉफ्ट टू बी यूज एज सच, मतलब ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, हम इसको हमेशा इस्तेमाल करेंगे अलॉइंग के साथ। एंड अलॉइंग क्या है, दैट आर द कम्बिनेट ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स या अदर नॉन मेटल्स, ठीक है, कोई भी हो सकती है, मतलब कम्बिनेट मेटल्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं, अलॉइंग कहलाती है। इट इज ऑलवेज अलॉइंग विद द कॉपर, सिल्वर एंड सम अदर मेटल्स, हम प्योर गोल्ड को कम्बिनेट करते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ या सम अदर प्रीशियस मेटल्स के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, इसी वजह से हम इसको ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल नहीं करते, बाकी उसके लिए जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक के रिमेनिंग 7 क्वेश्चन रह गए हैं या 6 क्वेश्चन रह गए होंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ भी जाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।